हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विद लोकेश साड़ा यूट्यूब चैनल पर। और आज हम हिस्टोग्राफी की श्रृंखला के अंतर्गत इंडियन हिस्ट्री का एक नया टॉपिक आपके सामने लाया है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पर है, इसका क्षेत्र कौन सा है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसके जो बैकग्राउंड है उस पर बात करें। हम बात कर चुके थे आपके पाषाण काल की, जो कि इतिहास के कालखंड का पहला केंद्र माना जाता है। और उसके बाद आपका ऐतिहासिक काल आद्य ऐतिहासिक काल आता है। आद्य ऐतिहासिक काल के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल का भारत में जो प्रतिनिधित्व करता है वह आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है। और इस काल में कांसे का सर्वाधिक प्रयोग हुआ, इस वजह से डी कौशाम्बी ने इस सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कांस्य युग के से भी संबोधित किया। तो यानी कि यहाँ पर हम इस सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जो बात करेंगे, यानी कि आप पढ़ रहे हो भारत का कांस्य युग या फिर आप पढ़ रहे हो भारत का आद्य ऐतिहासिक काल। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण को लेकर अलग अलग चीज़ चलती है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण है वह आपको जो अलग अलग नाम इसके प्रारंभ से चले आ रहे हैं। पहला जो नाम माना जाता है वह इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। हड़प्पा सभ्यता ये कहा जाता है कि इस सभ्यता के का पहला केंद्र या जो पहला क्षेत्र हमें प्राप्त होता है वो पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक स्थान पर प्राप्त हुआ। लेकिन हड़प्पा की खोज के बाद और इसके उत्खनन के बाद आसपास के अनेक केंद्र पर या अनेक क्षेत्रों पर इस सभ्यता के स्वरूप देखे गए, जिसमें मोहनजोदड़ो, चनोदड़ो, सुत्केनगेंडोर, सातकोहो, मुंडीगाक या सोर्थगुई, ये ऐसे अनेक केंद्र देखे गए, जिसमें ये लगा कि यह जो सभ्यता है ये केवल हड़प्पा तक सीमित नहीं है। यह आपके जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, इसके तट पर ये सभ्यता विकसित हुई है। तो इस वजह से इसका जो नामकरण है वह बाद में करके इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता इसका नामकरण किया जाता है। लेकिन जब भारत का विभाजन हो जाता है तो भारत के विभाजन के बाद भारत में भी इस सभ्यता के केवल दो केंद्र रहे थे, जिसमें एक तो रंगपुर और एक कोटला नियंका जो हरियाणा में स्थित है। उसके बाद जब देखा गया कि यह सभ्यता केवल मात्र आपके इन दो नदियों के या इस नदी के तट पर है, लेकिन जब बाद में सभ्यता है यह केवल मात्र आपके सिंधु नदी नहीं, उसके अलावा आपके साउथ इंडिया में गोदावरी की सहायक नदी जो प्रवरा है वहाँ पर भी हमें इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। गंगा नदी तंत्र में जो हिंडन नदी है उसके तट पर भी हमें इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो देखा गया कि न केवल सिंधु नदी बल्कि जो सरस्वती नदी थी उस सरस्वती नदी के तट पर भी इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते। इस वजह से उस समय यह सभ्यता का जो नामकरण है वह सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता कर दिया गया। नदी घाटी सभ्यता होने के बाद अब बाद में देखा गया कि अन्य क्षेत्रों पर भी इस नदी के इस सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। तो उस स्थिति में अब इसको वापस आपके जो पहला स्थल जो इस सभ्यता का प्राप्त होता है हड़प्पा, उसके नाम से इसका नाम पुनः हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। और इस वजह से वर्तमान में ये जो सभ्यता है वह आपके हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाती है। दूसरा, यहाँ पर कांसे का सर्वाधिक प्रयोग होता है और यह सभ्यता आपके कांस्य युग का प्रतिनिधित्व करती है। इस वजह से डी कौशाम्बी ने इस सभ्यता को कांस्य सभ्यता कह के संबोधित किया गया। कांस्य सभ्यता आपके डी कौशाम्बी द्वारा इसे कह के संबोधित किया गया। तो इस तरीके से ये इसके नामकरण के संदर्भ में बात करें होगी। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर हम इस सभ्यता की खोज के संदर्भ में बात करें तो इस सभ्यता की खोज का इतिहास क्या माना जाता है। इस सभ्यता की खोज आपके सबसे पहले 1826 में मानी जाती है कि 1826 में चार्ल्स मैनसन नामक एक व्यक्ति थे और इन चार्ल्स मैनसन को रावी नदी के तट पर एक दुर्ग क्षेत्र के बारे में साक्ष्य प्राप्त होता है। वह आपके 1826 को प्राप्त होता है
और बाद में इन्होंने इसे अपने एक आर्टिकल के द्वारा, लंदन वीकली में एक आर्टिकल के द्वारा भारत की एक पूर्ण विकसित नगरीय सभ्यता के बारे में बात कही और इसे उजागर किया गया 1842 में। चार्ल्स मैनसन के बाद इस पर काम आपके जो किया जाता है वह बर्नौस द्वारा किया जाता है और बर्नौस ने भी ये कहा कि हड़प्पा में एक ध्वस्त किले के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। अब इस सभ्यता को लेकर अलग अलग लोग यहाँ पर आने लग जाते हैं और उस स्थिति में यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण व्यक्ति का यहाँ पर जिसने भारतीय पुरातत्व क्षेत्र में बड़ी क्रांतिकारी योगदान माना जाता है, उसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर जो कनिंघम थे, अलेक्जेंडर कनिंघम का योगदान भारतीय पुरातत्व में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की और भारतीय पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन करना शुरू किया। इसी वजह से हम अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक इतिहास का जनक कहकर संबोधित करते हैं। दूसरी बात ये कहें कि यह अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 और 1873 2 बार हड़प्पा की यात्रा करते हैं और भारतीय जो पुरातत्व है उनके बारे में अपने आर्टिकल लिखते हैं और इस भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत इस हड़प्पा को लाते हैं। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम का भी वैसे तो हड़प्पा सभ्यता को लेकर इतना बड़ा योगदान नहीं माना जाता, लेकिन उसे एक तरीके से एक नगरीय उनके बारे में लोगों को परिचर्चा का विषय बनाने में अलेक्जेंडर कनिंघम का भी योगदान था। अब अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद यहाँ पर अनेक लोग आए और उन्होंने इस सभ्यता के बारे में उजागर करने का प्रयास किया, लेकिन अब जब तक इसको गवर्नमेंट की जो गवर्निंग बॉडी है उस गवर्निंग बॉडी के द्वारा जब तक इसे शुरू नहीं किया जाता, यानी कि इसका उत्खनन नहीं किया जाता, तब तक इस सभ्यता के अधिकांश स्वरूप के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। इस वजह से अब आपके 1905 में ये जो भारतीय पुरातत्व विभाग था, इसे 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग को एक तरीके से गवर्निंग बॉडी के रूप में स्थापित कर दिया गया था और इसके जो निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था सर जॉन मार्शल। और जो सर जॉन मार्शल थे, सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता के उत्खनन में सबसे बड़ा अपना योगदान दिया और इसी वजह से आपके सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो सर जॉन मार्शल के पास चला जाता है। सर जॉन मार्शल ने 1920 में इसके बारे में सरकारी अनुमति प्राप्त की और 1921 में इसका उत्खनन करवाना शुरू किया और 1921 में इसका जब उत्खनन होता है तो इसमें 2 व्यक्तियों का इन्हें विशेष सहयोग प्राप्त होता है और उसमें जो माने जाते हैं डॉक्टर दयाराम साहनी, और डॉक्टर दयाराम साहनी के साथ जो अगले व्यक्ति थे वह थे राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी। तो इस प्रकार 1921 में आपके सिंधु घाटी सभ्यता का विशेष उत्खनन शुरू हो जाता है और इसका जो पहला केंद्र बनता है वो आपके हड़प्पा बनता है। हम इनकी हड़प्पा के बारे में स्थिति, खोज, उत्खनन के बारे में इनके जो एक टॉपिक चलेंगे वहाँ पर हम इस पर डिस्कस करेंगे। आपके सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामान्य परिचय ये माना जाता है। अब हम बात करेंगे जो आपकी ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार या भौगोलिक विस्तार कहाँ अंतर्गत माने जाते हैं। तो वैसे अगर सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला केंद्र हमें प्राप्त होता है वह आपको रावी नदी के तट पर प्राप्त होता है। यहाँ पर आपको जो पहला स्थल मिलता है वो हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल जो था वो हड़प्पा था। इस पर हम विशेष डिस्कस करेंगे, क्या क्या इसकी विशेषता मानी जाती है, कहाँ पर कौन इसके खोज और उत्खनन से संबंध रखता है। हड़प्पा के बाद यहाँ पर इस सभ्यता के जो स्थल है वो आपके मोहनजोदड़ो में भी प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो के बाद कोरदीजी के बाद आपके चनूद्रो। इस प्रकार सिंधु घाटी नदी तंत्र जो है इस पर अनेक स्थल यहाँ से प्राप्त होते हैं और बाद में लगभग जब तक भारत आज़ाद हुआ था, ये स्वतंत्र हुआ था, उस दौरान तक 40 स्थलों की खोज हो चुकी थी, जिसमें से 38 स्थल वर्तमान पाकिस्तान में हैं और भारत के पास केवल 2 स्थल है जिनके बारे में हम पहले जिक्र कर चुके हैं। अब
यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस का जो भौगोलिक विस्तार है वो कहाँ कहाँ पर माना जाता है, तो आपके चिनाब नदी में जम्मू में एक जगह पड़ती है मांडा। यह इस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु माना जाता है। और साउथ में अगर यहाँ पर हम बात करें तो प्रवरा नदी है, और इस प्रवरा नदी के तट पर, ये जो प्रवरा नदी है और इस प्रवरा नदी के तट पर एक जगह है आपके दाइमाबाद। इस दाइमाबाद इस सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। तीसरा, अगर हम यहाँ पर दास्क नदी की बात करें तो इस दास्क नदी के तट पर एक जगह है जो मकरान तट के पर मानी जाती है, उसका नाम है सुत्केन गेंडोर। सुत्केन गेंडोर इसका आपका पश्चिमी बिंदु है। और मेरठ के पास में हिंडन नदी के तट पर आपके जगह है आलमगीरपुर, और ये आलमगीरपुर इसका पूर्वीतम बिंदु माना जाता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो मांडा से लेकर दाइमाबाद और ये जो सुत्केन आलमगीरपुर से लेकर सुत्केन गेंडोर तक आपके सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार माना जाता है। यहाँ से यहाँ तक आपके 16 किलोमीटर का सेक्टर, और मांडा से दाइमाबाद तक आपके 1400 किलोमीटर का सेक्टर माना जाता है। और इस क्षेत्र तक आपके सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार माना जाता है। कुछ पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार अगर हम बात करें तो आपके अफगानिस्तान में एक जगह आती है सोर्तगुई, और इस सोर्तगुई को उत्तरी बिंदु बताने की प्रयास किए गए हैं, लेकिन ये आपका एक उत्तर पश्चिमी बिंदु लगता है। इस वजह से आप अधिकांश इतिहासकारों ने मांडा को ही इसका उत्तरतम बिंदु घोषित करने का प्रयास किया है। अब यहाँ तक आपके सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था, और इस क्षेत्र के अंतर्गत आपके अगर हम कहें तो कुल 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल जो है वह आपके सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत माने जाते हैं। और बाद में ये कहा जाता है कि इस क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में लगभग 1500 सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। और इन 1500 सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का जो विस्तार है वो लगभग 3 देशों में है। आपके अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 925 स्थलों की खोज की जा चुकी है, जबकि पाकिस्तान में 475 स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध से संबंधित माने जाते हैं, जबकि शेष 2 स्थल, एक तो सुरतगुई और एक मुंडी गाक, यह दोनों स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। तो आपके 3 देशों में इस सभ्यता का विस्तार देखा जा सकता है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। अब अगर हम बात करें तो भारत में भी इस सभ्यता का जो सर्वाधिक विस्तार है वह आपके गुजरात में माना जाता है, और गुजरात में इस सभ्यता के लगभग 500 स्थल खोजे जा चुके हैं। तो ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार के संबंध में बात हुई। अगली हम बात यहाँ पर जो करने वाले हैं इस सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम की, यानी कि जो इसकी समय अवधि है उस समय अवधि के संदर्भ में अगर बात की जाए तो इसका जो कालक्रम है, इस कालक्रम को लेकर अलग अलग तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। कार्बन डेटिंग टेक्निक के द्वारा इसका जो समय है वो समय लगभग आपके 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है, और इसे 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन, और लास्ट में आता है पश्च हड़प्पा। ये 3 भागों में कार्बन डेटिंग टेक्निक के द्वारा विभाजित किया गया है। 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक का समय जो प्राक हड़प्पा का माना जाता है, जहाँ पर आपकी जो हड़प्पा सभ्यता थी वह आरंभिक अवस्था में मानी जाती है, विकसित होने वाली अवस्था में, विकसितता की ओर अग्रसर थी, यानी कि विकासशील अवस्था में थी। और 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक का समय एक पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताती है, और 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक का जो समय है वह पश्च हड़प्पा, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड करवाती है। तो ये कार्बन डेटिंग टेक्निक के द्वारा इसकी एक समय अवधि ये मानी जाती है। सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का जो समय है वह 3250 ईसा पूर्व से लेकर आपके 2750 ईसा पूर्व का समय सर जॉन मार्शल ने घोषित किया, और इसी के साथ
आर के राधा कुमुद मुखर्जी ने भी ये कहा जाता है कि इसका समर्थन किया। उसके अलावा हम माधव स्वरूप वत्स पर जाए। माधव स्वरूप वत्स पर अगर हम बात करें तो माधव स्वरूप वत्स ने इस सभ्यता का जो स्थल है वह स्थल 3500 ईसा पूर्व से लेकर 3500 ईसा पूर्व से लेकर आपके 2700 ईसा पूर्व तक का जो समय है वह इस सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में बताने की कोशिश की है। उसी संदर्भ में अगर हम बात करें अर्नेस्ट मेके ने 2800 ईसा पूर्व से लेकर आपके 1700 ईसा पूर्व तक का जो समय है वह सिंधु घाटी सभ्यता का घोषित किया। जबकि मार्टिन व्हीलर थे, मार्टिन व्हीलर ने 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक का समय इस सिंधु घाटी सभ्यता का बताया है। तो इस प्रकार आपके सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम को लेकर अलग अलग विद्वानों में अलग अलग तर्क है। कल अगली क्लास में या अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इस सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में क्या क्या सिद्धांत माने जाते हैं और इसके अलावा इस सभ्यता के जो निर्माता हैं वो कौन थे और इसका जो नगरीय जीवन है वो किस प्रकार का था। थैंक यू।